नमो भगवते वासुदेवाय वन्दरये अमृतकलशहस्ताय सर्वाङ्मय विनाशनाय त्रैलोक्यनाथाय महाविष्णवे नमः। आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज के व्याख्यान में विश्व आयुर्वेद परिषद की ओर से आयोजित इस अनवरत व्याख्यान माला में आज के हमारे जो स्पीकर है डॉक्टर मधुरा कुलकर्णी जी। और जैसे आपको हमारी परंपरा याद है कि जब भी इमरजेंसी स्पीकर होते हैं तो हम उनका सबसे पहले अग्रिम धन्यवाद का भी एक प्रसन्नता के साथ आत्मीयता के साथ मनाते हैं कि आपका आज के लेक्चर के लिए इमरजेंसी स्पीकर बनने के लिए बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद, स्वागत। क्योंकि कुछ कारणों से हमारे मेन स्पीकर नहीं आ पाए, तो जैसे ही आपसे कांटेक्ट हुआ, राजिका मैडम से हुआ, मेरी स्टूडेंट डॉक्टर मौसमी जी से हुआ और तुरंत ही आपने अपनी कंसेंट दे दी। और आपने 2 टॉपिक दिए थे, दोनों ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थे और मैं समझती हूँ कि हम दूसरा टॉपिक भी आपसे सुनेंगे। आज अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी से हम उसकी शुरुआत करते हैं। आज के व्याख्यान से पूर्व मैं सभी को आपका परिचय यानी आज के व्याख्यानकर्ता का परिचय सबके सामने रखना चाहूंगी। आपका नाम है प्रोफेसर डॉक्टर मधुरा उदय कुलकर्णी जी। आप हेड ऑफ द डिपार्टमेंट प्रसूति तंत्र एवं स्त्रीरोग विभाग, सैम ग्लोबल यूनिवर्सिटी भोपाल में वर्तमान समय में आप कार्यरत है और आपने डिप्लोमा इन योगा एंड फिलोसॉफी भी किया हुआ है। मुंबई यूनिवर्सिटी की आप टॉपर रही है और यू आर ऑल्सो मेडिकल डायरेक्टर आरोग्य धाम आयुर्वेद हॉस्पिटल and you have also responsibility of the national head for सुप्रजा आरोग्य भारती। तो बहुत ही बढ़िया काम है। सुप्रजा के लिए मुझे ऐसे लगता है कि हमारे भारतवर्ष की बहुत सारी तकलीफें अगर सुप्रजा कार्यक्रम महिला तक पहुंच जाए तो कौन माँ नहीं चाहती कि मेरा बच्चा मेरी संतान अनेक गुणों से युक्त हो, वो अपनी खुद की जिंदगी भी बहुत अच्छी जिए और माँ बाप के प्रति जो उनका कर्तव्य है वो भी बहुत अच्छी तरीके से हो। तो ये भी मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि यू आर नेशनल हेड फॉर द सुप्रजा आरोग्य भारती। बेस्ट फीमेल डॉक्टर अवार्ड को भी आपने जीता है, दुर्गा पुरस्कार भी आपको मिला है। यू आर ऑल्सो कॉलमनिस्ट फॉर महाराष्ट्र टाइम्स, उसमें भी आप एक लेखिका भी है। और योग तरंग, महाराष्ट्र दिनमन, आकाशवाणी दूरदर्शन पे भी आपने बहुत सारी प्रेजेंटेशन लोगों के लिए ज्ञानवर्धक प्रेजेंटेशन दे रखी है। तो ऐसे अनेक, मैं बहुत शॉर्ट में आपका सभी के सामने परिचय रखने की कोशिश की है। और इमरजेंसी में भी इतने बढ़िया स्पीकर का हम तहे दिल से अग्रिम धन्यवाद करते हुए आज के व्याख्यान के लिए मैं आपको आमंत्रित करती हूँ। ओवर टू यू डॉक्टर मधुरा जी। धन्यवाद। बहुत ही अच्छा लग रहा है आपके साथ जुड़ने से। एक तो अभी ही ऑडिबल है ना मैडम? Am I audible? जी 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 बिल्कुल ऑडिबल, वॉइस इज गुड, वेरी क्लियर। ओके। सो अभी बसंत पंचमी हमने सेलिब्रेट की, अभी वुमेन्स डे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो मुझे ऐसे लगता है कि इस जैसा इमरजेंसी मौका मुझे भी कभी मिलता, ये एकदम रेयर और बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एज अ गायनेकोलॉजिस्ट वी आर ऑलवेज रेडी फॉर द इमरजेंसीज फॉर 24 आवर्स। सो हेतल जी, ये बहुत प्यारी सी इमरजेंसी है और इसका जो प्रसव होगा तो मुझे लगता है फ्रूट भी बहुत मीठा होगा। सबसे पहले तहे दिल से आपको धन्यवाद। आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया, आपने मेरा इंट्रोडक्शन किया और ये धन्यवाद कि आप इतने सालों से लगातार कॉन्स्टेंटली एक ऐसा अच्छा काम कर रही है जिससे विज्ञा दान हो रहा है। तो ये इतना अच्छा काम मुझे लगता है कि एक महिला ही कर सकती है अपने ऊर्जा से, और सिरोग प्रसूति में ये काम हो रहा है तो मुझे और ज्यादा अच्छा लगता है, मेरे हृदय के निकट का लगता है। मेरा आज का टॉपिक है अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी। देखिए,
हम बसंत पंचमी मना रहे हैं, तरह तरह के फूल, तरह तरह के, सब जगह बहुत ऊर्जा उत्साह सब जगह भरा हुआ है। अभी परसों मैं कोलकाता गई थी, जहाँ पे गर्भ संस्कार का हमारे आरोग्य भारती के तहत एक लेक्चर मैं लेने गई थी, कार्यशाला लेने गई थी। टॉपिक तो था गर्भ संस्कार, लेकिन इनफर्टिलिटी के 10 कपल वहां पे आए हुए थे। तो मुझे ऐसे लगता है कि ये सारे जो चीजें हैं आजकल, इनफर्टिलिटी, सारी मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो इसमें हमें एज अ आयुर्वेदिक डॉक्टर किस तरह से सोचना है? 3 तरह की बात मेरी 33 इयर्स ऑफ क्लिनिकल प्रैक्टिस ध्यान में आई। नंबर 1, होलिस्टिक अप्रोच टुवर्ड्स एनी प्रॉब्लम। होलिस्टिक मीन्स ना कि केवल एक व्यक्ति, परंतु उसका शरीर, मन, चैतन्य, सारे एंगल से हमें पेशेंट को देखना है। होलसम, दैट इज होलिस्टिक। देन इंटीग्रेटिव अप्रोच। इंटीग्रेटिव अप्रोच इसका मतलब मॉडर्न टेक्नोलॉजीज, कई सारे इन्वेस्टिगेशंस, व्हाई नॉट टू टेक हेल्प ऑफ इट एंड using our own Ayurved wisdom. So both the ways, with the combination of ancient wisdom and the modern technology, we can go for the exact wholesome treatment for our patients, that is integrative approach. We have to respect each other's path. We have to maintain when to intervene, when not to intervene. Then third, interdisciplinary action. आज के इस टॉक में मैं आपके साथ कई सारे मेरे फॉर्मूला शेयर करूंगी, कई सारे अप्रोचेस शेयर करूंगी, और मुझे ऐसे लगता है कि जब हम इनफर्टिलिटी ये प्रॉब्लम देखते हैं तो दैट इज अ टिप ऑफ आइसबर्ग। इसके नीचे कई सारे प्रॉब्लम छुपे होते हैं, emotional, psychological, and even economical, interpersonal relationship, social taboos, many more. दिखने में तो एक ही सिम्टम है, बच्चा नहीं हो रहा है, लेकिन इसके साथ जो सारे स्पीयर्स इसके साथ जुड़े हुए हैं, मुझे लगता है एक्सपीरियंस से उसमें हमें कई सारी चीजें डायग्नोसिस के लिए हेल्प करती है। अभी इंटरडिसिप्लिनरी एक्शन में वही करना है जैसे साइकोलॉजिस्ट होंगे, साइकेट्रिस्ट होंगे, योग थेरेपिस्ट होंगे, आयुर्वेद होंगे, सारों का मिलजुल कर हमें ये ट्रीटमेंट करना है और रिजल्ट ओरिएंटेड ट्रीटमेंट करना है। 3 चीजें वापस आ जाती है जो हमारे आयुर्वेद एंशिएंट विजडम कहता है। व्याधि तत्व परिज्ञानम वेदनायाश्च निग्रह एतद् वैद्यस्य वैद्यत्व न वैद्यो प्रपुरायुषः। वैद्य का वैद्य धर्म है, वैद्यत्व है कि व्याधि तत्व परिज्ञानम, व्याधि का तत्व जान लो, किस चीज से व्याधि तैयार हुई है, किस तरह से उसे हमें ट्रीटमेंट देनी है, उसके ऊपर फोकस करो। वेदनायाश्च निग्रह, वेदना क्या है, उस वेदना को कंट्रोल करो, वेदना को नष्ट करो और जड़ से नष्ट करो, और उसके साथ साथ पेशेंट को एक फुल गुड का फीलिंग दे। इनफर्टिलिटी में मुझे ऐसे लगता है यही चीज होती है। यहाँ कोई मशीनरी नहीं है, यहाँ एक स्त्री है, पुरुष है, उनका एक दाम्पत्य जीवन है जो बहुत ज्यादा सीक्रेट है और उनको वो कई बार ओपन करना पड़ता है, तो साइकोलॉजिकली, इमोशनली बहुत बार बड़े अपसेट रहते हैं। लेकिन इस वक्त हमें सबसे फर्स्ट उनको अच्छे से काउंसलिंग करके, उनसे बात जान करके, प्रॉपर हिस्ट्री टेकिंग करके हमें डायग्नोसिस करना है। हम तो जानते हैं, हम सब लोग डॉक्टर्स है, वैद्य है, इनफर्टिलिटी का डायग्नोसिस ही है कि 1 ईयर ऑफ टुगेदरनेस भी अगर बच्चा नहीं हो रहा है सारे के सर्कमस्टेंसेस में, तो उसे इनफर्टिलिटी लेबल किया जाता है। लेकिन खासकर आज अपना टॉपिक है अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी। हमें तो मालूम है आज की तारीख में इनफर्टिलिटी के लिए कई सारे कारण हैं। अनओव्युलेटरी साइकिल्स है, पीसीओडी है,
एंडोमेट्रियल हाइपरप्लाजियाज, एंडोमेट्रियल प्रॉब्लम्स है, फाइब्रॉइड इन यूट्रस है, समटाइम्स रिलेटेड विद सिस्ट, समटाइम्स विद द पॉलिप, समटाइम्स नहीं, बहुत बार आजकल मैं देखती हूँ लो AMH, जो बीज की क्वालिटी कम हो जाना, या सीमेन में कुछ प्रॉब्लम हो जाना, या कुछ डिफेक्टिव जैसे बाइकॉर्निक यूट्रस है, सेप्टा यूट्रस है, कई सारे कारण निकल आते हैं। लेकिन जब ये सारे इन्वेस्टिगेशन हो गए लेकिन फिर भी कारण नहीं मिल रहा है, when it is unexplained without knowing any etiological factor that makes the couple more disheartened, उससे वो लोग ज्यादा नाराज हो जाते हैं क्योंकि सभी तो कुछ नॉर्मल है मैडम, तो भी क्यों नहीं बच्चा हो रहा है। अभी देखिए, जैसे मैं इंटीग्रेटिव अप्रोच की बात कर रही थी, हमारा आयुर्वेद कहता है कि व्याधि का तत्व जान लो, डॉक्टर साहब, और इंटिक डॉक्टर मधुरा जी, जी स्लाइड पहली ही डिस्प्ले हो रही है। करेक्ट है मैडम, अच्छा, करेक्ट है, ओके जी, करेक्ट है। मैं बैकग्राउंड की बात कर रही हूँ। जी, ओके, मैंने सोचा हम लोग एक भी स्लाइड मिस नहीं करना चाहते थे। जी, अंडरस्टैंड, नो वरीज। और आई विल शेयर माय स्लाइड PPT आल्सो विथ यू ऑल, सो यू कैन एनी टाइम, बिकॉज देखिए ये बच्चों के लिए खास, जो स्टूडेंट्स यहाँ देख रहे हैं उनके लिए खास, कि एक्सपीरियंस बेस्ड जो भी नॉलेज है वो कहीं भी आपको गूगल पे या कहीं भी नहीं मिलेगा। ये कोई सारे छोटे छोटे पॉइंट्स मैंने डेवलप किए इतने सारे साल के एक्सपीरियंस से, वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग रहेंगे और वो बहुत ज्यादा आपको नई कुछ दृष्टि देंगे। तो मैं आपसे ये कहना चाह रही थी कि जब अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी ऐसी चीज आती है, तो मॉडर्न इसमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो बहुत ज्यादा डेवलप हुई है, 50 इयर्स के लेडी को भी बच्चा हो जाता है, तो उस हालत में जो अभी की लेटेस्ट IVF या जो भी स्ट्रेटेजीज है, वो क्या कहते हैं, 6 पॉइंट उन्होंने स्पेशली मेंशन किए। प्लीज नोट इट डाउन। ये लेटेस्ट एडवाइजरी है और डॉक्टर्स को भी अपने प्रैक्टिस में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंटली यूज होंगी। When there is unexplained infertility, अपने यहाँ टेक्स्ट में ऐसा वो बताते हैं, नंबर 1, when the female is menstruating regularly, she is getting her periods regularly, no ovulation study is required. देखिए, जब हम ओव्यूलेशन स्टडी करते हैं, बार बार सोनोग्राफी करते हैं, तो वैसे भी वो स्त्री बहुत दुखी हो जाती है, इकोनॉमिकली भी प्रॉब्लम्स आ जाते हैं और बहुत डिस्ट्रेस में चली जाती है। तो वहां एक नॉर्म ही बताया गया है कि नॉर्मल रेगुलेट अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल है तो ओव्यूलेशन स्टडी करने की जरूरत नहीं है। कितनी बड़ी बात है। आयुर्वेद हम बोलते हैं कि जैसे अंतःपुष्प है वैसे ही बहिपुष्प है, तो बहिपुष्प ठीक से आ रहा है, दिख रहा है मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलर है, तो अंतःपुष्प की बार बार जांच करने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब जो हमने बोला है, सौमनस्य ही सुप्रजानाम, या तो फिर घृत क्षीरासु मुदितासु नित्या, जो स्त्री घृत का पान, दुग्ध का पान करती है और मुदितावस्था में खुश है, उसको जल्दी ही बच्चा हो जाता है। तो मानस स्थिति बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कई बार ये सारी टेक्नोलॉजिकली इन्वेस्टिगेशन के चक्कर में स्त्री बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। तो ये नॉर्म ही मॉडर्न टेक्नोलॉजी के कहते हैं कि नो ओव्यूलेशन स्टडी इज रिक्वायर्ड, जो आयुर्वेद की ही मान्यता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वो ऐसा मीन्स जो दूसरा वाला नॉर्म है वो ऐसा कहता है कि अगर ओव्यूलेशन ठीक है, मेंस्ट्रुएशन ठीक है, सारे ही पैरामीटर्स ओके है, ब्लड पैरामीटर्स, सो नो नीड टू गो फॉर द IUI और ovulation induction, because many of the females nowadays suffers from hyperstimulation syndrome of ovary। ये हाइपरस्टिमुलेशन अननेसेसरी जब हो जाता है तो वो एक सिंड्रोम बन जाता है, और जैसे आयुर्वेद कहता है कि वही चिकित्सा शुद्ध है जो अन्यम न उदिरे, कि एक ट्रीटमेंट हम कर रहे हैं और दूसरे ही कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। तो ये आज की तारीख का मेरे प्रैक्टिस में मैं देख रही हूँ सबसे ज्यादा बर्न आउट
प्रॉब्लम है कि बार बार केमिकल कुछ ओव्यूलेशन इंडक्शन के ड्रग दिए गए, आईवीएफ कर दिया गया, आईयूआई कर दिया गया, इसके रिपरकेशंस उसके जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग पे होते हैं, बीज पे होते हैं, और लॉन्ग टर्म भी क्वेरी ऐसे लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट से कुछ मेनोपॉज के दरमियान उसी स्त्री को बड़ी बीमारी होने की चांसेस है क्या, वो सारे टॉक्सिन्स के कारण, ये भी एक उन्होंने बताया गया स्पेसिफिकली। और वहां वो स्पेसिफिकली मेंशन करते हैं कि एंटीऑक्सीडेंट्स, हर्बल रेमेडीज, योग नीड टू गिव अलोंग विथ दिस ट्रीटमेंट्स। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज उन्होंने बाद में एक जोड़ दी है, नो एविडेंस इज रिकॉर्डेड येट। तो ये कहना मेरे अपने जो सुन रहे हैं वो सारे प्रैक्टिशनर्स के लिए है कि क्यों ना हम सब मिलकर ऐसा एविडेंस जनरेट करें कि वो बोल सके, हाँ जैसे प्रजास्थापक गण है जिसको बोला है ऐन्द्री, ब्राह्मी, शतवीर्या, सहस्रवीर्या, अमोघा, अव्यथा, पाटला, ये सारी जीवनीय द्रव्य जो है वो प्रजा का स्थापन करती है। तो हम ये चरक स्थित गण के द्रव्य अगर हम दे जो एंटीऑक्सीडेंट भी है अपने आप में, तो अगर गर्भधारण होता है तो हम एविडेंस के साथ इन्होंने जो नॉर्म्स बताए हैं उनको हम सबमिट कर सकते हैं। देखिए हमारे पास इतने 100 पेशेंट का रिकॉर्ड है कि आपने लेबल कर दिया था अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी, बच्चा नहीं हो रहा था, लेकिन विद द हेल्प ऑफ दीज एंटीऑक्सीडेंट्स वी कैन से अवर हर्बल रेमेडीज और अपनी योग साधना, मानस, भावनिक सारे स्तरों पर हमने जो ट्रीटमेंट की, पंचकर्म से देह शुद्धि की, उसके कारण बच्चा रह गया है। तो ये एविडेंस हमें डॉक्यूमेंट करना चाहिए। ये मुझे यहाँ बताने के लिए ऐसे लगता है कि ये बहुत अच्छा होगा। तो देखिए, डेफिनेशन ऑफ अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी एंड इट्स प्रिवेलेंस, हमारे आयुर्वेद में हम बोलते हैं दैवात छात्र पंचमम, जिसका कोई भी इटियोलॉजिकल फैक्टर हम नहीं बता सकते, ऐसी जो इनफर्टिलिटी है वो अनएक्सप्लेन है। सो उसको दैव ऐसा आयुर्वेद कहता है। तो अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी हम देखें यहाँ पे अगर लाइव बर्थ रेट में तो 71% है। मेल फैक्टर का जो है जो सिविरिटी और कम सिविरिटी फीमेल ज्यादा, बहुत बार मिक्स हो जाता है, मेल का भी प्रॉब्लम है, फीमेल का भी प्रॉब्लम है, दोनों को साथ में, कभी मेल का थोड़ा सही है लेकिन फीमेल का ज्यादा है, कभी फीमेल का ज्यादा है लेकिन मेल का बहुत थोड़ा कम है। तो सिर्फ फीमेल का, सिर्फ मेल का, इस तरह हमने 5 इसमें हमारे जो पेशेंट्स थे उसमें हमने देखा कि प्रीविलेंस कैसे है। तो हमने ऐसे देखा तो उसमें ये सारा रेशो हमें देखा जिसमें मेल नॉट सीवियर, ये इनफर्टिलिटी जो अनएक्सप्लेन है वो हमें ज्यादा दिखाई गई दी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है विजडम ऑफ आयुर्वेद से बहुत बार हम सीमेन एनालिसिस करते हैं, स्पर्म काउंट है, मोटिलिटी है, उसका जो उसमें जो प्रॉब्लम्स है, दोष है, वो सारा हम रिकॉर्ड कर लेते हैं, लेकिन क्वालिटी वाइज एग्जामिनेशन ऑफ सीमेन स्पर्म जो आयुर्वेद में बोला गया है कि शुक्लम, स्फटिकाभम, शुभ्रम, ये जो शुक्राणु का जो परीक्षण क्वालिटेटिवली बताया गया, उसकी कुछ पैरामीटर्स हमने डेवलप किए हैं। तो मुझे लगता है कि along with these investigations, when there is unexplained infertility, we need to look into the factor that हमको वो भी चीज करनी बड़ी जरूरी है, क्योंकि जैसे हम स्पर्म का बोलते हैं वैसे ही सर्विक्स या गर्भाशय की ग्रीवा के नजदीक के जो स्त्राव है, वजाइना के जो स्त्राव है, उसका भी परीक्षण होना बहुत ज्यादा जरूरी है। दर्शन, स्पर्शन और प्रश्न, इन 3 ही चीजों का इस अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी में बहुत ज्यादा रोल रहता है, इसमें वो बहुत ज्यादा मायने रखता है। देखिए, दर्शन परीक्षा, each and every female patient we need to do PS and PV examination. So सर्विक्स हम जब देखते हैं तो वहाँ कुछ व्रण है क्या, वहाँ कुछ सिक्रीशंस है क्या। फिर एक पेशेंट थी और वो पेशेंट को बस इस PS एग्जामिनेशन से इतना लाभ हो गया, मैंने
पेशेंट थी 32 इयर्स ओल्ड, 3 इयर्स से बच्चा नहीं हो रहा था, सारे इन्वेस्टिगेशंस नॉर्मल हुए पड़े थे। और जब मैंने उसका पीएस एग्जामिनेशन किया तो मैंने देखा सर्विक्स के बाजू में छोटा सा इरोजन है, लेकिन उसका जो स्वरूप है वो बहुत ही रक्तवर्णीय है, जो स्त्राव है वो उग्रगंधी है, और लिटमस पेपर से उसकी जब टेस्ट की तो देखा कि वो बहुत ही ज्यादा क्षारीय है। तो उसमें हमने पंचवल्कल काढ़े से योनि धावन दिया और उसके साथ साथ यष्टिमधु तेल का पीछू धारण करवाया। उसके आहार में बहुत ज्यादा विदाही आहार ज्यादा था, वो कम करवा दिया। बस सिंपल सी ये जो इतने सारे उसके सारे इन्वेस्टिगेशन पार्ट और सारे हुए थे, उसे सिंपल लिटमस पेपर टेस्ट और सर्वाइकल सिक्रीशन टेस्ट, इससे कई सारे प्रॉब्लम्स कम हो गए और शी कुड कंसीव विद इन 6 months ऑफ द ट्रीटमेंट। तो पंचवल्कल, इसके ऊपर हमने मुंबई में स्पार्क करके एक इंस्टीट्यूशन है, वहां पे एक स्टडी किया था रिसर्च बेस्ड। बाद में सायन आयुर्वेद महाविद्यालय में वो स्टडी आगे गया, ल्यूकोरिया अलॉन्ग विद द पंचवल्कल। तो ये पंचवल्कल काढ़े का हमने फिर एक ये भी बना दिया था पेसरी जैसा, जो गर्भाशय मुख के नजदीक रखने के कारण गर्भाशय ग्रीवा के नजदीक के जो स्त्राव है उसमें बहुत ही सकारात्मक परिणाम मिला था। और अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी में मैं ऐसा चाहती हूँ कि दर्शन परीक्षा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पर्शन परीक्षा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसके साथ साथ मैं ऐसे देखती हूँ कि उसमें भी जहां भी हम देखते हैं कि पीड़ा है या पीड़ा नहीं है, सिंपल पीवी एग्जामिनेशन में मेरे एक्सपीरियंस में मैं ऐसा देखती हूँ, जब भी हम पीवी एग्जामिनेशन करते हैं तब अगर बहुत ज्यादा पीड़ा है तो सामता ज्यादा है, और पीड़ा नहीं है तो क्षयजन्य या निरामता अवस्था होते भी क्षयजन्य अवस्था हो सकती है। तो उस वक्त जो मकर ध्वज का प्रयोग है, मकर ध्वज हम बहुत बार देखते हैं कि पुरुष शुक्राणु बढ़ाने के लिए, लेकिन रसायन औषधियों में जहाँ एंडोमेट्रियल थिकनेस कम है, कुछ ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं है, लेकिन बल क्षय का लक्षण मिल रहा है, वहां हमें ये दोनों ही जगह हम यूज कर सकते हैं। मकर ध्वज रसायन है, कमल तेल रसायन है। कमल ये बहुत ही अच्छी तरह से हम यूज करते हैं। मुझे याद है जब भी मेरी रेसिडेंसी पोस्ट चल रही थी पोदार हॉस्पिटल में, और तभी मुझे सबसे पहला एक जैसे बोलते हैं कि ऑनलाइन, उस जमाने में अभी पास आउट होके भी लगभग समझो 35 इयर्स हो गए, तो 35 इयर्स के पहले ऑनलाइन ऐसे मुझे पेशेंट मिला था कि उनके जो रिलेटिव्स थे वो यूएस में थे, लेकिन उसको बच्चा नहीं हो रहा था, कुछ भी कारण नहीं मिल रहा था। उस पेशेंट की एज जो थी 38 इयर्स हो गई थी और 7 इयर्स ऑफ इनफर्टिलिटी थी। सिंपल, विदाउट एग्जामिनिंग द पेशेंट, आई एडवाइज कमल तेल पीचू, कमल तेल नाभि पूरण, कमल तेल नस्य, कमल तेल अधोदर पे अभ्यंग। बस कमल तेल के कारण, कमल तेल, क्योंकि वहां कुछ हम लोग मेडिसिन भी नहीं दे सकते थे, और कमल तेल हमने बनवा लिया था यहाँ पे, जब नवरात्रि चल रही थी तो कमल पुष्प इकट्ठे कर दिए थे। लेकिन इस एक मैं से बोल नहीं सकती कि लेकिन बाद में हमने कई बार इस कमल तेल पीचू और कमल तेल नाभि पूरण का यूज किया, और मुझे ऐसे लगता है अरविंदासों में भी कमल है, तो इसका गर्भाशय पर बहुत ही सकारात्मक परिणाम हमने देखा है। अनुभूत चिकित्सा है, जैसे हम ये तो बहुत बार ये श्लोक हम करते हैं कि ऋतु है, क्षेत्र है, अंबु और बीज है, इसके साथ ही जैसे अंकुर पनपता है वैसे ही गर्भ पनपता है। अभी ध्यान रखो, हमारे सामने ही पिक्चर है, यूट्रस दिख रहा है, सारे इन्वेस्टिगेशन नॉर्मल है, ना ही सेप्टा यूट्रस है, दोनों ट्यूब्स ओपन है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, और पूरा सर्विक्स ठीक है, कुछ भी एंडोमेट्रियल ठीक है, ओव्यूलेशन हो रहा है, लेकिन स्त्री गर्भवती नहीं बन सक रही है। अभी जब इसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो तो हम उसमें ट्रीटमेंट कराते हैं, लेकिन इसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है, तभी आयुर्वेद का जो विजडम है वो विजडम हम यहाँ यूज करते हैं। जैसे आयुर्वेद हमेशा बोलता है कि क्षयात और अवरोधात, तो क्षयजन्य संप्राप्ति में पहले बचपन में अगर उसको कुछ बड़ी
बुखार की बीमारी या बचपन में उसको कुछ इस तरह की कामला या कुछ भी ऐसी बीमारी की जिससे रसक क्षय के कुछ न कुछ लक्षण बाद में कंटिन्यू उठते रहे, उसके बाद की अच्छी से रसायन चिकित्सा उसे नहीं मिली, तो गर्भाशय में पीरियड्स रेगुलर आ रहे हैं, बीज ठीक से निकल रहा है, फिर भी अंदरूनी जो एंडोमेट्रियम है वहां पे इम्प्लांटेशन का प्रॉब्लम होता है। और इसके लिए हमारा योनि व्यापक जो चिकित्सा अध्याय है वो बहुत अच्छी तरह से यूज करना हमें चाहिए, क्योंकि उसमें जो छोटी छोटी रेमेडीज दी है, मैं अभी 3-4 एग्जाम्पल आपको दे देती हूँ यहाँ सामने अपने जो यूट्रस का पिक्चर ही है इसके लिए, कि इसमें एक बहुत अच्छी एक सिम्टम है सिंपल सा कि ग्रथित आर्तव, ग्रंथ्यार्तवे पिबेत पाठा व्योष वृक्ष कजम जलम, पाठा व्योष और वृक्षक, इसका जल पीने से ये ग्रथित आर्तव कम हो जाता है। अभी देखो रज का अतिरिक्त मात्रा में बहना, अभी अतिरिक्त मात्रा में बहना क्योंकि क्लॉट्स हो रहे, गांठें हो रही है, इसका मतलब मेनोरेजिया है। और ऐसे देखा जाए तो थोड़े क्लॉट्स तो होते ही है, लेकिन ये ग्रथित आर्तव अगर हम ठीक है, जिसे बोलते हैं ऋतौ भवति आर्तवम, तो उसके कारण ओव्यूलेशन की तरफ भी अच्छा ये हो जाता है। ये जो मेन योनि व्यापक रिलेटेड सिम्टम है वो भी कम हो जाता है और कंसीव होने में मदद होती है। तो जो दिख रहा है, जो हम इमेजिनरी देख रहे हैं सोनोग्राफी या इन्वेस्टिगेशन पार्ट से, उससे ज्यादा जो हमारी तत्वनिष्ठ या जो ज्यादा देख पा रहे थे ऐसे शास्त्रज्ञ जो एविडेंस बेस्ड जिन्होंने क्रिएट किया है, उन्होंने योनि व्यापक चिकित्सा अध्याय में ऐसे कई सारे फॉर्मूले दिए हैं कि जिसमें अलग अलग स्थानिक योनि चिकित्सा है, जैसे परिसिंचन है, सेचन है, धावन है, पीचू है, ये सारे जो ट्रीटमेंट्स है उसके कारण बहुत बार रिजल्ट्स हमें मिल जाते हैं, जिसमें हम कुछ भी ऐसे दिखा नहीं सक रहे कि इसमें प्रॉब्लम है, अनएक्सप्लेन है, लेकिन उसका रिजल्ट हमें योनि व्यापक चिकित्सा अच्छे से करने के कारण मिल जाता है। जैसे हमने ग्रथित आर्तव का एक देखा, उसी तरह योनि व्यापक चिकित्सा में एक बहुत ही अच्छा है परिप्लुता योनि व्यापक। परिप्लुतायां ग्राम्य धर्मे रुजाम वृषम, परिप्लुता योनि व्यापक मीन्स जैसे हम पर वजाइनल एग्जामिनेशन करते हैं तो हमें दिखाई देता है कि पीड़ा है पेशेंट को, या तो ग्राम्य धर्म में मीन्स डिस्पेरियनिया मीन्स मैथुन के समय ज्यादा पेन हो जाना। तो ये सिंपल सा लक्षण है, बहुत बार ये इग्नोर भी हो सकता है, इसीलिए हिस्ट्री टेकिंग भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इस परिप्लुता योनि व्यापक में जो जो सारे हमें फॉर्मुलेशंस दिए हुए हैं उसमें वासा है, उसमें पूरे पित्त शामक गण का अंतर्भूत है, जैसे दुर्वा, अनंता, निम्ब, वासात्म, गुप्ता, गुंद्रा, भिरु, शीत, पाकी, प्रियंगु, ये सारे श्लोक मुझे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। स्पेसिफिकली मेरे यहाँ जो स्टूडेंट्स सुन रहे हैं उनके लिए मैं बोलती हूँ कि अपने को बहुत बोर लगता है क्या ही ये श्लोक याद करने, लेकिन ये सारे श्लोक प्रैक्टिकली जब मैं प्रैक्टिस करने बैठती हूँ तो मेरे आंख के सामने आ जाते हैं, और ये तरतम भाव से यहाँ की जो पित्त वृद्धि हुई है, पित्त की पाक करने की, पूरे निर्माण करने की वृत्ति बढ़ रही है, उसमें दुर्वादिकृत देना है या सारीवा देना है, और एक एक जो बताया गया है आगे आगे का पित्त शामक गण का, उसका सभी का फायदा मैंने देखा है। और वो लिटमस पेपर में तरतम भाव पित्त की वृद्धि का हम अगर ट्रीटमेंट देते हैं तो अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी में इसका बहुत ज्यादा फायदा हमने इसमें देखा है। तो देखिए अभी ट्यूब सर्विक्स तक हम पहुंच गए, वजाइना का हमने देखा कि वजाइना में शूल, तोद, कभी कभी उधर भी आटो जैसे वायु के जैसा प्रवेश होता है, तो तभी कौन से पीचू देने हैं। कई बार इन्फेक्शंस छोटे मोटे रहते हैं तो रजन्यादि तेल अपने को यूज हो जाता है, कभी कभी पेन, शूल, तोद है तो दशमूल तेल का पीचू हमें यूज हो जाता है। तो ये सारे अलग अलग, फलघ्रुत का पीचू बहुत बार अच्छी तरह से यूज हो जाता है। इसमें एक मेरे अनुभूत योग बहुत अच्छा है जो मुझे बहुत बार मुझे यूज हुआ है, वो है मूषक तेल पीचू। बहुत बार हम लोग स्रंस या भ्रंश में इस मूषक तेल पीचू का यूज करते हैं, लेकिन देखिए ट्यूब्स ओपन है,
दोनों ट्यूब्स ओपन है, लेकिन अगर उस पेशेंट को पहले बचपन में या युवावस्था में टीबी जैसा बीमारी हुआ, राजेक्षमा जैसा बीमारी हुआ, तो उसके कारण उनकी जो बीज फेम्ब्रियल एंड से बीज जो उठाने की क्षमता है, वो उठाने की क्षमता कम हो जाती है। तो देखिए, क्वालिटी क्वांटिटी उसके साथ शक्ति, बल, बलतः, कर्मतः, गुणतः, ये सारी चीजें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी दोष गुणता बिगड़ जाते हैं, कभी कभी कर्मता बिगड़ जाते हैं, और कभी कभी उसकी तरतम भावों में गड़बड़ी हो जाती है। तो जैसे हम ट्यूब्स देख रहे हैं ओपन है उसमें, लेकिन उसकी अगर क्षमता प्रीवियस ट्यूबरकुलोसिस से अगर कम हो रही है, तो तभी हमारे पास बहुत अच्छा फॉर्मूला हमने डेवलप किया हुआ है, वंशलोचन और वंग भस्म। तो ये जो है वो अंदरूनी बीज उठाने की क्षमता उसकी बढ़ा देता है। बहुत बार ऑपरेशन से भी ट्यूब्स ओपन करते हैं, अभी आपका सारा नॉर्मल है, अभी क्यों नहीं बच्चा हो रहा है, तो अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी है। नहीं, इसमें गुणतः, कर्मतः, दोष, वृद्धि, क्षय, स्थान क्या बोलते हैं, मार्गावरोध, या ये सारी चीजों को हमारी विजन से, हमारी दृष्टि से देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके साथ साथ ओव्यूलेशन स्टडी में भी बहुत बार ऐसे दिखता है कि हाँ ओव्यूलेशन तो नॉर्मली हो रहा है, लेकिन बीज की टिकने की क्षमता, जैसे योनि व्यापक चिकित्सा का ही हम एक ये कर रहे थे, रेफरेंस दे रहे थे, तो जाते ही जाते मीन्स जैसे ही गर्भ वहां जैसे इम्प्लांटेशन हो रहा है, लेकिन अर्ली ही उसको निकाल दे रहे हैं, तो उसको वामिनी योनि व्यापक हम बोलते हैं कि उसका कहीं भी कुछ भी हमें समझेगा भी नहीं। कभी कभी फॉल्स प्रेगनेंसी भी बोलते हैं कि थोड़ा सा ही उसमें प्लस आने लगा, लेकिन बच्चा निकल गया है, तो वो जो है वो वामिनी योनि व्यापक है। वामिनी योनि व्यापक के भी बहुत अच्छे फॉर्मूले अपने पास है, तो वो अगर दे दे तो ये अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी कम होती जाती है। इस स्लाइड से मैं एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ कि स्त्री का गर्भाशय उसमें गर्भधारणा है, लेकिन हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, ओवरी एक्सेस से बीजीकरण हो रहा है। इसके ऊपर इमोशंस, साइकोलॉजी, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो उसका इमोशनल असेसमेंट, साइकोलॉजिकल असेसमेंट, इन द हार्मोनल हार्मोनी वी शुड नॉट मिस इट आउट। बहुत बार इंटरपर्सनल रिलेशनशिप और इसका साइकोलॉजिकल इफेक्ट गर्भधारणा पे होता है। तो ये पॉइंट, काउंसलिंग पॉइंट, समुपदेशन पॉइंट, और इसकी मनक के लिए कुछ हमें अगर ट्रीटमेंट देनी है तो बहुत ज्यादा जरूरी है। इसमें नस्य ट्रीटमेंट मेरे एक्सपीरियंस में बहुत ज्यादा अच्छी उपयुक्त सिद्ध हुई है। बहुत बार जैसे थोड़ा कम ब्लीडिंग होना मेंस्ट्रुअल साइकिल में बहुत बार होता है, हाँ थोड़ा कम होता है तो हो ही जाता है, कुछ प्रॉब्लम है, मेंस्ट्रुएशन तो नॉर्मल है, लेकिन बहुत बार सीरम प्रोलैक्टिन लेवल के थोड़े से फ्लक्चुएशन के कारण यह ब्लीडिंग कम हो जाता है। तभी आर्द्रक स्वरस नस्य पॉइंट थोड़ा सा ये लेकर उसको पानी में डिजोल्व करके अगर नाक में डाला जाए तो उस नस्य से यहाँ का जो मार्गावरोध है, क्योंकि हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी वहां भी तो मार्गावरोध होता है, तो वो मार्गावरोध दूर करने के लिए आर्द्रक स्वरस नस्य, भल्लातक, ऐसे तीक्ष्ण नस्य यूज होते हैं, लेकिन भल्लातक बहुत यूज हम लोग सावधानी से करेंगे। आर्द्रक स्वरस आप दे सकते हैं, एक छोटा सा ड्रॉप पानी में डिजोल्व करके उसको डाइल्यूट करके आर्द्रक स्वरस नस्य, दुर्वा नस्य, फलकृत नस्य, ये सारे नस्य जो है स्त्री के मानस भावों पर भी काम करते हैं, और उसके साथ साथ उसके संपूर्ण शरीर में भी हार्मोनल हार्मनी लाते हैं। अभी इसमें देखिए, जो अभी मैं बता रही थी कि जैसे हमारा और पूरा इंटीग्रेटिव अप्रोच हम देना है, तो ये स्लाइड जो है ऋतुनुसार पंचकर्म, तो ये ऋतुनुसार पंचकर्म मेरे 33 इयर्स का निचोड़ है कि जो मैंने अपने प्रैक्टिस में डेवलप किया है। जो अभी मैं बात कर रही थी कि धातुक्षय से है क्या, काकवंध्यत्व है क्या, गर्भस्त्रावी है क्या, मृतवत्सा है क्या, बलक्षाया है क्या, ये हमें ध्यान रखना चाहिए। मेल पॉइंट में शुद्ध शुक्र, प्राकृत वायु, कंप्लीट हेल्थ, कुछ एडिक्शंस है क्या, वो भी रूल आउट करने चाहिए। और along with latest technology, wisdom of Ayurveda, quality of sperm, quality of ovum,
quality of cervical secretions and prevention of predictive illness, complete पंचकर्म ending with उत्तर बस्ती, ये जो ऋतुनुसार पंचकर्म का हमारा जो मॉडल है वो बहुत बार बहुत ही अच्छी तरह से यूज होता है। अभी डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया अनएक्सप्लेन में हम जो देख रहे हैं उसमें आप देख सकते हैं कि जैसे अभी मैंने पेटेंसी बोला, लेकिन उसको क्या बोलते हैं उठाना, क्वालिटी कैसे है, ये सारा ही हम बात कर चुके हैं फ्लो में। अभी जाते हैं ऋतुनुसार पंचकर्म की तरफ, जो अब मेरा एक एक्सपीरियंस बेस ये है। तो परफेक्ट डायग्नोसिस बहुत ज्यादा जरूरी है और उसमें ये सारी जो चीजें हैं ये आप नोट कर लीजिए। थ्योरेटिकल है, इसके लिए मैं इसमें ज्यादा नहीं जाऊंगी। ये चार्ट वाइज मैंने आपके लिए बना दिया है कि जो बाद में कभी भी आप अपने क्लिनिक में रख सकते हो और टिक मार्क करके आगे आप जा सकते हो फॉर्मेट में। तो ये आपके सिर्फ क्या बोलते हैं रेफरेंस के लिए, मैं ज्यादा चाहूंगी कि ज्यादा से ज्यादा मैं आपसे प्रैक्टिकल बातें करूं और क्वेश्चन आंसर के लिए भी थोड़ा सा समय रखूं। तो फॉर्मुलेशंस और प्रैक्टिकल चीजें ये मुझे लगता है कि ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसमें अभी देखिए कि एंडोमेट्रियल इम्प्लांटेशन जो मैं बात कर रही थी, इसकी जो स्त्रावी या तो फिर जो मैं बात कर रही थी जाते जाते वो जो वंध्यत्व होता है कि तुरंत इम्प्लांट नहीं होता, वामिनी योनि व्यापत होती है, तो उसमें इस ब्लड फ्लो को अच्छा करने के लिए हमें क्या करना है। आप देख रहे हैं कि इसमें किस तरह इम्प्लांटेशन होता है। ये बेस्ट एंडोमेट्रियन ऑन द डे ऑफ द HSG ट्रिगर है और ये होने के लिए हमें क्या करना चाहिए। अभी ये सारा तो अपने पास है कि ये करके हम क्या कर सकते हैं, लेकिन हमें विद द विजडम ऑफ आयुर्वेदा क्या करना है। हाँ, ये सारी चीजों से क्या क्या होता है ये भी थ्योरेटिकल पार्ट है कि हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम है, मिसडाइजेशन एक्टोपिक कभी होती है, फीटल एनोमलीज है, बाद में हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है पेशेंट को। तो अपॉर्चुनिटी हमें कहाँ है। बहुत बार ऐसे होता है कि दूसरे को जो प्रॉब्लम वो अपनी अपॉर्चुनिटी रहती है। अब ये रिसेंट एडवांसेस है कि डीएनए फ्रेगमेंटेशन एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन फर्टिलिटी भी हम देख सकते हैं। प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्टिंग भी होती है, रोल ऑफ इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर्स भी है अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी में। ये सिर्फ मैं आपको बता रही हूँ कि जो लेटेस्ट चीजें हैं वो मालूम होनी बहुत ज्यादा जरूरी है, खासकर जब आजकल लोग सारी चीजें लेके आते हैं। तो अभी मेडिकल डायग्नोसिस, इसके बाद इसको हम अभी इंटीग्रेटिव अप्रोच में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं और इसके लिए शुद्ध शुक्र, शुद्ध आर्तव, इसके जो है लक्षण, और सबसे मेन मैं इसमें सब में आपको फॉर्मुलेशन देना चाह रही हूँ कि जो भी छोटे मोटे ट्रीटमेंट है उसका डायग्नोसिस एक बार ठीक से आ गया आपको, किस तरह हमें शुद्ध शुक्र का और सौम्यत्व जो है स्त्री इसको हम किस तरह से ये कर सकते हैं और सौम्यत्व इसको रिटेन उसको किस तरह से कर सकते हैं। और इसके लिए फर्स्ट केस कहाँ गया, फर्स्ट केस मैं कुछ केस और उसका ये करना चाहती हूँ। मेरे पास एक पेशेंट आई विद अ फीमेल पेशेंट, एज 34 years, प्राइमरी इनफर्टिलिटी, एबॉर्शंस, लोअर बैक एक, मैरिड सिंस 10 years, मल्टीपल फाइब्रॉइड्स लेकिन छोटे छोटे हैं। तो वो निकालने का क्योंकि इंटरवेंशन उसको नहीं चाहिए था कुछ भी, HSG सारा कुछ नॉर्मल, फीटल एनोमली के कारण एक एबॉर्शन हो गया था ड्यू टू सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस। अभी सर्वाइकल पॉलिप भी ऑपरेट किया गया था कि ये इससे तो नहीं है। अभी इसमें हमने जो ट्रीटमेंट दी उसमें
ऋतुनुसार पंचकर्म जो मैं बता रही थी वो दिया। और यहाँ आपको दिख रहा है कि जो फाइब्रॉइड है, मीन्स उनका कहना था शायद से फाइब्रॉइड से हो, तो ये जो सबसिरोसल फाइब्रॉइड है उसकी साइज भी डिक्रीज हो गई थी और नेचुरली पेशेंट कंसीव भी हो गई थी। देखो, इस सबसे मेन मुझे ये एम्फेसाइज करना है कि जो ट्रीटमेंट चालू हुए नवंबर में और फरवरी में उसका लास्ट डेट था, मार्च में उसको कंसेप्शन हुआ था। तो 3 months to 6 months इस पीरियड में आयुर्वेद विजडम से हम उसको रिजल्ट्स दे सकते हैं। और उसके लिए हमने ऋतुनुसार पंचकर्म ये एक मॉड्यूल डेवलप किया है, एक मॉडल डेवलप किया है। और कुछ कुछ फॉर्मुलेशंस है, जैसे फीमेल के लिए एक नष्ट पुष्पांतक बहुत अच्छा फॉर्मूला है कि अगर थोड़ा सा भी स्कैंटी मेंसेस है, थोड़ा इरेगुलर है, एज ज्यादा है, तो मैं नष्ट पुष्पांतक प्रीफर करती हूँ। वसंत कुसुमाकर राइट्स है। अगर फैमिली हिस्ट्री भी डायबिटीज की हो, इसको खुद को कुछ शुगर नहीं है, इंसुलिन रेजिस्टेंस नहीं है, HbA1c नॉर्मल है, फिर भी वसंत कुसुमाकर का प्रयोग करती हूँ क्योंकि फैमिली हिस्ट्री डायबिटीज की है। फिर चंद्रकला रस है, फलक घृत है, अरविंद दास अभय कमल तेल का मैंने आपको बता ही दिया है। और उसके साथ साथ चंद्रप्रभा ये एक ड्रग ऑफ चॉइस है। चंद्रप्रभा वचामुस्तम भूनिम्बामृतदारुकम सारे ही रसायन द्रव्य इसमें जो ओवरऑल सारी चीजों में काम करती, जो अपने को कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो भी ये कुछ फॉर्मुलेशंस बहुत अच्छे यूज होते हैं। जैसे स्वर्ण मालिनी वसंत है जो इनिशियली 5th डे ऑफ मेंसेस से 10th डे ऑफ द मेंसेस में रहती है, उसके कारण बीज अच्छी तरह से बढ़ना और पनपना, इसके हमने 20 पेशेंट्स पे एक रिजल्ट ओरिएंटेड रिसर्च किया है। इसके साथ साथ एरंड तेल और शुंठी का प्रयोग प्री मेंस्ट्रुअली करना, इसके कारण भी बीज तैयार होना और जो एंडोमेट्रियम में अच्छे से बनना, इसमें बहुत ज्यादा फायदा हो जाता है। 0.5 मिलीग्राम पर बॉडी केजी वेट कैस्टर ऑयल अलॉन्ग विद द डिकॉक्शन ऑफ द सॉन्ट, उसके कारण बहुत अच्छे रिजल्ट्स हमें मिले हैं। और ये केस मैं आपको स्पेसिफिकली इसीलिए दिखाना चाहती थी क्योंकि देखिए नवंबर और फरवरी इतने जल्दी वो कंसीव होगी, जबकि कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्यों ये सारी चीजें हो रही है। दूसरा पेन है, सारे ओरल ये किया था, प्राइमरी इनफर्टिलिटी है, फीटल IUI3 किया था, बहुत बार फीटल एनोमली दिख रही थी, अभी इसका हाइपर एसिडिटी, हेडेक, सारा चीज है। अभी भी इसका भी देखो अक्टूबर 23 और जुलाई 24 में UPT पॉजिटिव हुआ है और नेचुरल कंसेप्शन है, इसमें कुछ भी हमने इंटरफियरेंस नहीं किया। इसमें सारे हमने जो बोलते हैं वो पित्त शामक गण के जो द्रव्य है वो दिए थे। इसका एज भी 37 था, उसने सारे अपनी आशाएं खो चुकी थी वो, क्योंकि कुछ डायग्नोज भी नहीं हो रहा है और फर्टिलिटी भी, मीन्स बच्चा भी नहीं हो रहा है। लेकिन अभी उसकी बच्ची अच्छे से 2 साल की हो गई है और 1 साल की हो गई है और बहुत ही स्वस्थ बच्ची है क्योंकि उसने गर्भ संस्कार भी करवाया था। अभी सबसे मेरी मास्टर स्लाइड जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, इसमें देखिए मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री, पूरा अल्ट्रासाउंड का जो हमें देखना है, हिस्ट्रोसाल्फिंजियोग्राफी, कॉन्ट्रास्ट स्टडी और कुछ भी उसमें जो तकलीफ है वो जो WHO का क्राइटेरिया है सारा, उसका मैनेजमेंट, वो सारा फाइनल जो फ्लो चार्ट हम देखते हैं। उसके साथ साथ अभी देखिए मैं वो जो पहली स्लाइड वापस दिखाऊंगी ऋतुनुसार पंचकर्म की, जो मैं लास्ट बताना चाहती थी, फिर क्वेश्चन आंसर्स होंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। पंचकर्म या एक्सप्लेन इनफर्टिलिटी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसमें अभी देखिए कि जब भी ये नहीं, अभी ऋतुनुसार जो पंचकर्म हम बोल रहे हैं, ऋतु इसका मतलब क्लाइमेटिक चेंजेस के बाद जो, जैसे वसंत ऋतु में वमन है, ग्रीष्म ऋतु खत्म होते होते बसती है, उससे ज्यादा अधिक एक एक्सपेरिमेंटल स्टडी हमने 30 पेशेंट्स का किया जिसमें बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स हमें बोले। अभी भी मैं वो पब्लिश करने के पहले उसमें कुछ और उसमें हम लोग ऑब्जर्वेशंस कर रहे हैं। पीरियड आने के पहले हमें बस्ती चिकित्सा, पीरियड की 5th डे में बंद होने के बाद
वमन और 12 से 14 इन दिनों के बीच में विरेचन चिकित्सा। बस्ती जब प्री मेंस्ट्रुअल देते हैं, अपान वायु का जब अधिक होता है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन डाउन हुए होते हैं, तभी दी गई बस्ती चिकित्सा बहुत ही माइक्रोन्यूट्रिएंट एब्सॉर्प्शन के लिए यूज होती है। अपान वायु ठीक से होता है, डिस्मेनोरिया, योनि व्यापक के थोड़े छोटे मोटे जो दर्द है, कुछ पित्त का वृद्धि है, वात का वृद्धि है, वो बहुत सारी जो चीजें है वो कम हो जाती है। वो काल जो है वात का काल है, उस वात के काल को हम बस्ती के रूप में परिवर्तित करते हैं। योग बस्ती देते हैं, कभी कभी मात्रा बस्ती देते हैं, लेकिन प्री मेंस्ट्रुअल ये बस्ती बहुत ही अच्छी तरह से बीज निर्मित के लिए यूज होती है। वा गति गंधन योगो, जो भी ओव्यूलेशन के इसमें प्रॉब्लम्स है, वो प्रॉब्लम्स वात का क्षमन होने से और प्री मेंस्ट्रुअल इस मात्रा बस्ती से ठीक होते हैं। उसके साथ 5वें दिन जो वमन चिकित्सा हम करते हैं, उसके कारण जैसे के न जले न फलति अनेन इति कफहा, मीन्स जो कफ का काल बताया गया है, जो एंडोमेट्रियल थिकनेस बढ़ने का काल बताया है, जो बीज वृद्धि का काल बताया गया है, उस काल में जब वमन देते हैं, वम प्लस लुट अपक्व पित्त श्लेष्माणम बलाद ऊर्ध्वम नयत्वत, वो जो हम करते हैं उसके वमन करते हैं, सद्यो वमन करते हैं, क्योंकि कभी कभी जो मीन्स एज वाइज या हमें पूरा पंचकर्म करना है, उसका क्राइटेरिया अलग है। या अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी है, सद्यो वमन देना है, जिसमें थोड़ा सा ब्लॉकेज हमें इस ब्लॉकेज में स्रोतोरोध हम दिख रहे हैं, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी इसके अंदर, इससे हार्मोन्स ठीक से पहुंच नहीं पा रहे बीज तक, तो बीज निर्मित के लिए इस वमन का बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। और इसके बाद ये जो है 12 से 14 दिन के बीच में किया गया विरेचन, इससे भी ओव्यूलेशन इंडक्शन बहुत अच्छी तरह से होता है। और सद्यो वमन के लिए हम लोग यष्टि मधु काढ़ा भी यूज करते हैं। यष्टि मधु है, जैसे मदन मधु का लंबा, निम्ब बिंबी, विशाला, त्रिपुसकुट जो जातो, ये सारे वमनोपक गण है, उसमें सबसे ज्यादा यष्टि मधु का काढ़ा यूज होता है। कभी कभी सिर्फ आकंठ हल्दी वाला पानी देकर भी हम वमन करते हैं 5th, 6th, 7th डेज ऑफ द मेंसेस। वो जो इस तरह का वेग ऊपर आना चाहिए, वमलुट ऊर्ध्व, तो उसके लिए, लेकिन यष्टि मधु का काढ़ा बहुत अच्छा फायदेमंद कर रहता है, क्योंकि यष्टि मधु में फाइटोएस्ट्रोजन भी है, तो मुझे लगता है वो भी कुछ तो फायदा उसमें करता होगा। और यष्टि मधु से कुछ भी अपाय नहीं होता। और 12 से 14वें दिन में विरेचन में गंधर्व तकी है, एरंड तेल है, या कोई भी ऐसा विरेचन जो पूरा पित्त जो है खींचकर विरिचिर पृथक भावे, विरेचन का मीनिंग है जो पृथक करता है, जो डिफरेंशिएट करता है, जो स्टेबॉर्न ओव्यूलेशन अनओव्यूलेशन है उसको निकाल देता है, और क्वालिटी ऑफ द ओवम भी अच्छा करता है। तो बस्ती, वमन और विरेचन। इसके बाद 5वें, 6ठे, 7वें दिन उत्तर बस्ती तो बुन है अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी के लिए। तो ये उत्तर बस्ती भी बहुत सारे पेशेंट्स में हमने दी है और उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। इसमें काश्मीरी कुटज घृत, ये योनि व्यापक चिकित्सा में बहुत अच्छा एक घृत बताया गया है, और रजस का योनि व्यापक के लिए काश्मीरी कुटज घृत, उसका फॉर्मूला है, आपको चरक शारिस्तान में मिल जाएगा। तो इसका हमने बहुत बार प्रयोग किया है। बहुत बार कैसे होता है, डीएनसी हुई है, मिसकैरेज हो गए है, अबॉर्शन हो गए, तो लाइनिंग तो दिख रही है, बन रही है, लेकिन शायद उसमें कुछ बल संशय हो गया है। तो ये काश्मीरी कुटज घृत से, वो उत्तर बस्ती से मुझे ऐसे बार बार रिकरेंट अबॉर्शन के बाद, मिसकैरेज के बाद बहुत अच्छे रिजल्ट दिखे। फलग्रुत का उत्तर बस्ती देते हैं, बला तेल का देते हैं, दशमूल तेल, रजन्यादि तेल का मैंने जैसे ये किया, तो उत्तर बस्ती तो सबसे बेस्ट है। उत्तर बस्ती में भी 3 प्रकार है। कभी कभी सिर्फ योनि पीछू तक, जैसे मैंने मूषक तेल पीछू से भी कई बार बहुत पेशेंट को मैंने फायदे देखे हैं। इसमें जरा भी कुछ भी एक्स्ट्रा ये नहीं है। फिर सर्वाइकल इंस्टिलेशन से भी फायदे होते हैं, जो सर्वाइकल रीजन के सिक्रेशंस के लिए हम करते हैं, या ट्यूब्स तक पहुंचना है तो इंटरनल ऑस के अंदर तक जाकर आईयूआई कैनुला से हम उत्तर बस्ती करते हैं। तो ये 3 फेजेस है उत्तर बस्ती के भी। ऋतुनुसार पंचकर्म मुझे लगता है मेरा लाइफ टाइम मॉडल है,
और उसका ज्यादा से ज्यादा लोग उपयोग करें। जिस चीज से मैंने शुरुआत की थी उसी चीज तक मैं रुकती हूँ कि आज अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी के लिए बहुत लोग बहुत बातें कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि ठीक है आयुर्वेद योग ठीक भी करता होगा, लेकिन उसके कुछ एविडेंसेस नहीं है। तो लेट अस जॉइन आवर हैंड्स टुगेदर, लेट अस डिसाइड कि हम डॉक्यूमेंटेशन करेंगे, हम डेटा कलेक्शन करेंगे और हम दिखाएंगे, और न्यू जो फॉर्मेट होगा अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी का, उसमें मेंशन करेंगे यस आयुर्वेद वैद्यस scientists have done this research study and it's evidence based that unexplained infertility can be treated with our Ayurveda and Yoga. एक ही नहीं बन रहा है। तो क्वेश्चन है हेतल मैडम, जैसे आप कहे क्वेश्चन आंसर लेने हैं कि कैसे वो। जी डॉक्टर साहब ले लीजिए चैट बॉक्स से। हाँ जी। तो एक क्वेश्चन आ रहा है कि जैसे कि एक ही नहीं बन रहे, जैसे मैंने बोला कि आज की तारीख में मेरे प्रैक्टिस में मैं देखती हूँ कि लो AMH इज बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ द एरा, कि जो एंटी मलेरियन हार्मोन है वो कम होता दिख रहा है। इसका मतलब बीज तैयार करने की क्षमता कम हो रही है या प्री मैच्योर ओवेरियन फेल्योर हो रहा है। तो इसके लिए बीज तैयार करने के लिए अंतर्गत हमें शतपुष्पा का उपयोग अच्छा हो जाता है। शतपुष्पा या बीज निर्मित के लिए प्रजास्थापन गण भी अच्छा यूज होता है, लेकिन शतपुष्पा का हम प्रयोग करते हैं और स्वर्णकल्प इसमें अच्छे यूज होते हैं। जैसे स्वर्णमालिनी वसंत मैंने बोला एक अच्छा फॉर्मूला जो हम शुक्र बीज के लिए करते हैं। कवच बीज है, अश्वगंधा है, सालम पंजा है, सालम मिश्री है, सफेद पुसली है, मकरध्वज और कामेश्वर मोदक, ये पुरुष बीज के लिए, और स्त्री बीज के लिए नष्ट पुष्पांतक है। और उसके साथ साथ जैसे स्वर्ण का उपयोग हम करते हैं, तो इससे बीज निर्मित में हमें बहुत ज्यादा फायदा होता है। लेकिन वही है व्याधि तत्व परिज्ञान क्यों हो रहा है, इसका हम ज्यादा ये करेंगे कि धातु क्षय से हो रहा है कि अवरोध से हो रहा है, ये हमें देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अश्वगंधा और शुंठी ये मार्गावरोध के लिए करते हैं, और अश्वगंधा और उसके साथ हम स्वर्णकल्प क्षयजन्य इसके लिए करते हैं। ट्यूबल ब्लॉकेज के लिए मूषक तेल है, क्षार तेल है, इसका उत्तर बस्ती बहुत अच्छा फायदा करता है। मेरे प्रैक्टिस में मैं जो ब्लॉकेज है उसके लिए मैंने आपको बता दिया है, वंशलोशन, त्रिभंग भस्म, चोपचिन्नी आदि चूर्ण, इसका हमने फॉर्मूला तैयार किया है, बीबी कैप्सूल। तो ये बीबी कैप्सूल बहुत बार हमें ये मार्गावरोध और जो ट्यूबल ब्लॉकेज खुलने के लिए मदद करती है, ऐसे हमने हमारे एक्सपीरियंस में देखा है। इसके ऊपर तो बहुत सारी बातें हो सकती है मैडम, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, कितने अच्छे अच्छे डॉक्टर्स मुझे सामने दिख रहे हैं, सबके साथ बात हो रही है। आज मैं भोपाल में बैठी हूँ, और टर्नर सिंड्रोम में क्या देना चाहिए। अभी जैसे योनि व्यापक चिकित्सा का हम बोल रहे थे, तो वही है कि जातज जेनेटिक डिसऑर्डर्स, और ये जेनेटिक डिसऑर्डर्स के लिए भी स्वर्णकल्प हम अच्छी तरह से यूज कर सकते हैं। इसमें हमने बहुत बार देखा है कि जिसमें बलक्षय है, यूट्रस छोटा है, हाइपोप्लास्टिक है, और तभी भी तकलीफ है, जैसे ये सारे प्रॉब्लम्स है, उसमें हमने स्वर्णकल्पों का उपयोग किया है। और वो 1 to 1 मुझे बाद में आप बोलेंगे तो उसे कुछ फॉर्मुलेशंस मैं आपको दे सकती हूँ डिटेल में, और केसेस भी मेरे आपके साथ शेयर कर सकती हूँ। 1 ट्यूब ब्लॉक है और ओवम क्वालिटी भी पुअर है। देखिए 1 ट्यूब ओपन होने से तो हम कर ही सकते हैं, और जैसे AMH के बारे में अभी बहुत हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम है, ऐसे AMH हाइपर डिस्कस सिंड्रोम हो गया, क्योंकि जैसे प्रीति जी का कुछ क्वेश्चन है, हाइपर जैसे AMH के बारे में बहुत, AMH नॉर्मल है फिर भी ओवम अच्छा है ऐसा नहीं कह सकते। जैसे हमने देखा रज, आर्तव, शोणित, स्त्री बीज,
ये अलग अलग रेफरेंस से अलग अलग फॉर्मुलेशन हमें दिए गए हैं। रस से रज बन रहा है, ऋतु में आर्तव बन रहा है, शोणित जो टर्नर सिंड्रोम में मैंने सोचा है, शुक्र शोणित संयोगे यो भवेत दोष उत्कटा, जो बेसलाइन शोणित है, जो क्रोमोसोम्स की तरफ हमें इंगित करता है, या तो काश्यप संहिता बोलता है कि हीन योन्यास्तु बालाया कायम गच्छति शोणितम, परिपक्व शरीर आयास्तु कायम योनिम च गच्छति, तो वो वाला शोणित है। तो वो सारी चीजें हमें डिफ्रेंशिएट करके अगर डायग्नोसिस करते हैं तो बीज, एंडोमेट्रियम, एएमएच, इसका ज्यादा क्या बोलते हैं, हमें डर नहीं लगना चाहिए। ध्यान रखो, एकदम सिंपल टिप्स में एकदम फास्ट आपसे शेयर करती हूँ क्योंकि अपना टाइम भी शायद से खत्म होने आ रहा है। जो नाभि पूरण है वो बहुत अच्छा है। नाभि पूरण से आप बहुत सारे मेडिसिन को यूज कर सकते हो। फिर योनि पीचू है, फिर इंस्टिलेशन टिल द सर्विक्स, हम बहुत सी सारी चीजें कर सकते हैं, जैसे पंचवल्कल है पित्त के लिए मैंने बताया, या काश्मीरी कुटज घृत है। तो ये सारी चीजें अगर आप अपने आप बनाना शुरू कर दो, कमल तेल आप अपने आप बना सकते हो, कमल का पंचांग उबाल कर, तो उससे भी सारा ये कर सकते हैं। चक्रधर जी कुछ अपना फॉर्मूला शायद एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो वो भी चलेगा सारे। वो मुझे पूरा नहीं, इनबॉक्स कहाँ दिख रहा है इसमें, मुझे लगता है ये शेयर द स्क्रीन बंद कर दीजिए अभी। तो थैंक यू प्रिया, गरिमा, अक्षय, आप सभी लोगों ने मुझे बहुत मदद की टेक्नोलॉजी के लिए। तो मैं शांति से बात, तो फलग्रुत है, पुष्यानुक चूर्ण है, बहुत सुंदर। पुष्यानुक चूर्ण भी बहुत अच्छा फॉर्मूला है। तो मुझे सिर्फ इनबॉक्स अगर दिख सकता है तो अच्छा है। तो कोई लोग अपने फॉर्मूलेज भी शेयर कर रहे हैं, सबके लिए वो यूजफुल रहेंगे। आप अपना इनबॉक्स सारे लोग देखते रहिए। कुछ डॉक्टर पंडित सर है, वो अपना फॉर्मूला शेयर कर रहे हैं, तो वो भी देख लीजिए। अपने अपने बहुत सारे फॉर्मूले होंगे। सिंपल वन लाइन में मुझे कहना है कि तत्व का परिज्ञान करो, टेक्नोलॉजी का यूज करो, लेकिन विद का यूज करो। यस, पंडित नहीं, पाटिल सर है। पाटिल सर, आप बहुत अच्छी बढ़िया सी दवाइयां तो दे ही रहे, ये पंचकर्म का भी आप यूज करेंगे तो मुझे लगता है बहुत अच्छा इसका रिजल्ट है, तो वो फायदा आपको जरूर होगा। और उत्तर बस्ती बहुत अच्छा, मीन्स बहुत बार आंख मूंद करके मुझे ऐसे लगता है कि उत्तर बस्ती का अच्छा रिजल्ट हमें मिलता है। तो उत्तर बस्ती अपने लिए गुण है, अपने हाथ में एक शस्त्र दिया है इनफर्टिलिटी के लिए। मैडम कहेंगी तो हम जरूर उत्तर बस्ती का अपना एक वीडियो और वो भी आप सबके साथ शेयर कर देंगे। सब लोग आप अपने अपनी प्रैक्टिस में उत्तर बस्ती कर सकती हो। जी बिल्कुल करेंगे डॉक्टर साहब। डॉक्टर ईशा हर्षवानी हमारे साथ है, हमारी स्पीकर है, पहले भी उनके अपने ऑनलाइन क्लास होने के बाद है प्रेजेंटेशन। अभी भी एक बार इमरजेंसी में डॉक्टर ईशा को बुलाया था। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान में एनाटॉमी विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर है आप। उनका एक क्वेश्चन है डॉक्टर साहब कि मैम प्लीज हेल्प फॉर द फॉलिकल साइज ग्रोथ, व्हाट टू डू। हाँ, अभी देखो, फॉलिकल साइज यह बढ़कर रप्चर होकर ही ओव्यूलेशन होता है। आपको तो यह अभी प्री मेंस्ट्रुअल जब भी बस्ती देते हैं उसके कारण इस फॉलिकल को रस का हम जब उपधातु रज बोलते हैं और रज की अच्छे से तैयारी होनी है तो कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कम पड़ जाते हैं, और वो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कम पड़ने के कारण बीज ठीक से पनप नहीं पाता। तो न्यूट्रिशनल उसका जो पूरा असेसमेंट है वो बहुत जरूरी है। और प्री मेंस्ट्रुअल जो बस्ती देते हैं, मेरा ऐसा अनुभव है उसके कारण गति और प्रगति दोनों ही बढ़ जाते हैं। प्रगति मीन्स फॉलिकल बढ़ना और गति मीन्स रप्चर होना। उसके साथ साथ वमन के साथ भी अच्छा फायदा होता है। और सिंपल मेरा फॉर्मूला मैंने आपको बोल दिया, सुवर्ण मालिनी वसंत 5th डे ऑफ द मेंसेस टू 10th डे ऑफ द मेंसेस, उसको अगर हम किसी भी बेस में तैयार करके दे दे तो वो जो बेस है उसके कारण बीज की क्वालिटी सुधारना, फॉलिकल अच्छे से बनना, इसका बहुत अच्छा फायदा मैंने देखा है। तो शतपुष्पा का भी इसका उपयोग है। और
उसको भी हम यूज कर सकते हैं। मैंने शतपुष्पा पे भी इसमें बहुत ज्यादा काम किया है कि शतपुष्पा हमें इसमें अच्छा फायदा कर सकते हैं। और बाकी सारे तो अपने पास अलग अलग फॉर्मूले होते हैं। चंद्रप्रभा भी बहुत अच्छी काम करती है इसमें। हमें किसी ने स्पॉन्सरशिप नहीं दी है, तो मेरे पास कई कई सारे कंपनीज के भी फॉर्मूलेज है कि जो अच्छे काम करते हैं। आई थिंक आई शुड नॉट मेंशन, तो एक कंपनी का बोल दिया तो दूसरा नहीं, लेकिन स्वर्ण मालिनी वसंत मैडम प्लीज आप यूज कीजिए और मुझे उसका रिजल्ट शेयर कीजिए। जी डॉक्टर साहब, एक डॉक्टर प्रीति हमारे राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान से, वो गायनी में आप कोर्स कंप्लीट करके गए और अभी कलकत्ता में हैं, और उन्होंने पूछा है, मैम स्वर्ण बसंत मालती एंड नष्ट पुष्पांतक पीरियड के कौन से डेज से स्टार्ट करे और कब तक देना है? स्वर्ण मालिनी वसंत तो मैंने अभी बोला 5th डे ऑफ द मेंसेस से 10th डे, क्योंकि स्वर्णकल्प हम ज्यादा नहीं देते, बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन तक नहीं देते, ये 5 डेज तक पर्याप्त है। और मैं तो अपने पेशेंट्स को तुरंत बोलती हूँ कि 3 मंथ्स या 6 मंथ्स, उससे ज्यादा हम बस ट्रीटमेंट करे जा रहे हैं वो नहीं करेंगे। रिजल्ट बनना है तो अब दोनों ही मेरे पेशेंट के मैंने अपने रिजल्ट देखे 3 महीने में ही मिल जाते, ज्यादा से ज्यादा 6 मंथ्स, उससे ज्यादा नहीं देने। तो वो फिक्स। और नष्ट पुष्पांतक आप पूरे महीना भी दे सकते हैं, एक एक गोली 2 बार। वो अंत पुष्प तैयार करने में बहुत बार एंडोमेट्रियम ठीक से अगर इम्प्लांट नहीं कर रहा है तो उसमें कर रहे हैं, लेकिन इसमें इस सारे पंचकर्म के दौरान उनको बच्चा न करने के लिए बताना है। मौसमी जी बहुत बहुत धन्यवाद। हेतल जी आप तो माध्यम है, लेकिन मेरी प्रिय सखी मौसमी जी मेरे लिए आप तक जुड़ने का एक बहुत बड़ा रास्ता है, तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगी मौसमी जी को कि जिन्होंने मुझे आप तक पहुंचाया है। जी बहुत ही अच्छा लगा। ऐसे लग रहा है कि अभी 1 घंटा 2 घंटा और सुन सकते हैं, मगर बहुत ही अच्छा अवगाहन हो गया। और मैं समझती हूँ कि आज का लेक्चर सभी अध्येताओं के लिए, सभी चिकित्सक के लिए बहुत ज्यादा पथ प्रदर्शक रहेगा। डॉक्टर दुर्गेश नंदिनी, आप हमारी सुपर सीनियर, सबसे पहला बैच 2011 राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान का पहला बैच, और मेरी ज्वाइनिंग के बाद 2010 में 2011 में आप पास आउट हुए। अभी राजकोट में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है डॉक्टर दुर्गेश, बहुत बहुत धन्यवाद ज्वाइन करने के लिए। और ओबीडियंट बच्चा, जैसे हम कहते हैं ना कि शिष्य कैसा होना चाहिए कि जिसकी याद आने से मन तरोताजा हो जाए, ओहो तो क्या ये बात बच्चे, है। हाँ जी, ये बच्चे वैसे हैं, डॉक्टर दुर्गेश, डॉक्टर ममता और डॉक्टर वर्षा। तो बेटा बहुत बहुत वेलकम, और आप यहाँ आए, लेक्चर की सराहना की, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर प्रीति धन्यवाद, और डॉक्टर अनुराधा जी धन्यवाद। डॉक्टर मौसमी जी, अच्छा मौसमी जी आ गए हैं तो ठीक है, मैं डॉक्टर मौसमी से ही आपका स्पेशल धन्यवाद फिर से करवाती हूँ, नहीं जो नहीं लास्ट में बनता नहीं, है। डॉक्टर धन्यवाद की मौसमी, जरूरत नहीं है। आप सब लोग डॉक्टर मुझे मिले, मौसमी और आप कितने जयपुर से आधिकारिक मेरी तौर बहुत पे हाँ रुचि है, तो धन्यवाद। जी और नहीं नहीं, डॉक्टर मौसमी एक बार नहीं, आधिकारिक तौर पे भी हम करते हैं लास्ट में। अच्छा डॉक्टर ठीक मौसमी, मैं चाहती हूँ कि आज का धन्यवाद ज्ञापन आपके मुखारविंद से हो। है। डॉक्टर मौसमी, शायद वो एग्जाम ड्यूटी में है, तो अच्छा, बात ओहो, नहीं कर सॉरी सॉरी पाएंगे। सॉरी, अच्छा बात ऐसा नहीं ऐसा, कर पाएंगे। ठीक ठीक ठीक, चलो मैं ही करती हूँ। विश्व आयुर्वेद परिषद की ओर से इस प्लेटफॉर्म पर आकर आपने बहुत अच्छा ज्ञान का वितरण किया, और इतना अच्छा ज्ञान कहीं ना कहीं भारतीय आयुर्वेद विधा को, हम सभी के द्वारा प्रयत्न से भारत के लोगों की पहली चॉइस बने, भारत के लोगों की पहली पसंद आयुर्वेद हो। और इसके लिए जी मैं आपका तहे दिल से बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद करती हूँ कि आप हमारे निवेदन पर इमरजेंसी स्पीकर बनकर यहाँ आए, और बहुत अच्छी ज्ञान को आपने वितरित किया। ये प्रकाश ज्ञान का अनेक समय तक, क्योंकि YouTube पर भी मैं अभी अपलोड करूंगी, तो बहुत सारे जी लोगों को उपयोगी होगा, क्योंकि बहुत सारे जी स्टूडेंट कई बार कहते हैं कि मैडम जर्नी में थे, मैडम ऐसा रहा, तो जी कई बार लेट हो जाती हूँ ना कुछ काम काज में, तो तुरंत व्हाट्सएप पे मैसेज आता है, मैडम अपलोड नहीं किया वीडियो। तो मैं कोशिश करती हूँ कि अभी तुरंत ही 10-15 मिनट में ही ये अपलोड हो जाएगा, आप सभी इसको सुनेंगे। मुझे पक्का पता है विद्यार्थी होंगे ये इसके नोट्स बनाएंगे,
क्योंकि मैडम ने बीज रूप में इतनी सुंदर सुंदर बातें कही है कि जो अनेक वर्षों के अनुभव के बाद मिलती है। जैसे कमल के तेल का जो आपने प्रयोग बताया, मेरा मन बिल्कुल गदगद हो रहा था कि हरित संहिता, भेल संहिता सभी में, चरक सूत्र 25 में, है ना, कितना अच्छा कमल का वर्णन है और ये बहुत अच्छा गर्भाशय पोषक है। और मेरे गुरुजी से जो मैंने सीखा कि कमल ककड़ी की सब्जी या सूप मैं वीक में 2 बार देती हूँ। तो मुझे वो चीज याद आ रही थी कि वाह क्योंकि वाह। राजस्थान में कमल ककड़ी की डंडी की सब्जी खाते हैं क्योंकि ज्यादा गरिष्ठ हो जाता है, और चरक सूत्र स्थान में मना भी किया है कि नित्य सेवनीय नहीं है। तो नहीं इसलिए कमल के जो डंडी है, ऐसे कमल ककड़ी बोलते हैं राजस्थान में, उसका हम प्रयोग बताते हैं। तो मुझे इतना अच्छा लग रहा था ना कि कमल के तेल के बारे में आज बहुत अच्छा ज्ञानवर्धन हो गया, और वो यस भी उसमें नाभि पूरण और बहुत सारी विधाएं आपने बताई। तो मुझे लगता है जी। कि ये लोगों को, सारे चिकित्सकों को बहुत ज्यादा उपयोगी रहेगा। डॉक्टर मौसमी, डॉक्टर प्राजक्ता, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। स्पेशल धन्यवाद टू मधुरा जी। थैंक यू हेतल मैडम, थैंक यू मैडम, जी, थैंक यू सो मच। लास्ट में मैं शांति मंत्र ले रही हूँ, आप हाँ सभी यस। दोहराएंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे सर्वे भद्राणि मानि पश्यन्तु, पश्यन्तु मा मा कश्चित् कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। नमो नमः। विश्व मंगल की कामना के साथ आइए हम सब मिलके आयुर्वेद को अपने, जो वो डिजर्व करता है, उस स्थान तक ले जा सके। धन्यवाद डॉक्टर साहब। धन्यवाद।